अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मॉन्ट्रियल में ट्रांस कनाडा पे एक प्लेस है और वहाँ पे होती है इमिग्रेशन की लॉयर मिस सुमेरा। आज मैं उनको मिलने के लिए जा रही हूँ। ये जी हम उनके ऑफिस की तरफ रवा दवा हैं। बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको पूरी लोकेशन भी दिखाऊंगी, उनका ऑफिस भी विज़िट करवाऊंगी और उनसे हम इंटरव्यू भी करेंगे। तो मुझे इस राउंड अबाउट से लेना है टर्न और मैं जा रही हूँ। ये ऑफिस है उनका बिल्कुल सामने। अभी जो ग्रीन शीशों वाली बिल्डिंग आपको नज़र आएगी ये, और हम इनकी पार्किंग में चलते हैं। ये ट्रांस कनाडा 6500 ये इनकी बिल्डिंग का एड्रेस है। तो हम इनकी बैक साइड पे अपनी गाड़ी को खड़ी करेंगे। पार्किंग इनफ है क्योंकि शाम का टाइम है, 4:30 हो चुके हैं। ऑफिस ज़्यादातर छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन आज चूँकि मेरी मैम के साथ मीटिंग तय है और उस पर मैं आप ही के हवाले से बहुत सारी उनसे बातचीत करूँगी और हम बहुत सारे उनसे क्वेश्चन इमिग्रेशन के करेंगे, वर्क परमिट के लिए करेंगे कि हमें वर्क परमिट जो है यहाँ कनाडा पहुँच के अपने विजिटर वीज़े को कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डायरेक्ट LMIA लेके किसी भी कंट्री से कनाडा में एज ए वर्क परमिट के आते हैं हासिल करने के बाद, तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा और ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है, कितना टाइम एक इंसान कनाडा में आने के बाद वर्क करता है और उसके बाद वो PR कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड का एलिजिबल हो जाता है और सिटीजनशिप वो कब तक हासिल कर लेता है। और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उनसे। तो चलते हैं उन्हीं के ऑफिस की तरफ, रुक करते हैं। ये जी हम मिस सुमेरा के ऑफिस की तरफ चलते हैं। अभी वो ऑफिस में थी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो आ चुकी होंगी क्योंकि उन्होंने हमें 4:30 का टाइम दिया था और बिल्कुल 4:30 होने वाले हैं। ये जी ये उनका ऑफिस का मेन एंट्रेंस है। बिल्कुल एंट्रेंस पे ही एक बैंक आ जाता है BMO, लेकिन उनका ऑफिस चूँकि अब स्टोरी पे है तो हम वहाँ पे चलेंगे। ये इस तरफ लिफ्ट है तो हम लिफ्ट लेंगे और फिर हम ऊपर चलेंगे। जी हमने ये लिफ्ट ली और हम 4th फ्लोर पे आ चुके हैं और अब हम चलेंगे उनके ऑफिस की तरफ। आई थिंक सो ऑफिस इस तरफ है, तो चलते हैं इधर। ये इनके ऑफिस की बिल्कुल मेन एंट्रेंस है। छुट्टी चुकी हो चुकी है और उन्होंने मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बुलाया, तो अभी मैं आपको इतला दे दूँगी। हाय, वो सामने पे बैठा हुआ है लेकिन बहरहाल वो अपने काम में बिज़ी है। मैंने अभी उनको इतला पहुंचा दी है तो वो मुझे जल्दी वेलकम करेंगी। मैं मैडम के इंतज़ार में उनके लाउंज में आकर बैठ चुकी हूँ। उन्हें इतला मिल चुकी है लेकिन वो अभी बिज़ी हैं किसी के साथ। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि 10 मिनट्स तक वो आती हैं तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। और मेरा ख्याल है 5 बजे चुके सब ऑफिस बंद हो जाते हैं और 4:45 हो चुके हैं, तो मैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूँगी और हम बहुत कुछ उनसे इमिग्रेशन के हवाले से पूछेंगे। ठीक है। ये जी हमारी मैम हुमैरा आ चुकी हैं और अब हमें टाइम दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम टाइम देने से पहले आपको एक कप चाय ज़रूर पिलाएंगे और उसके बाद फिर हम मीटिंग करेंगे बाकायदा से। तो अभी हम चाय बना रहे हैं और चाय पियेंगे क्योंकि 4-4:30 बजे का टाइम था लेकिन 5 बज गए। तो इतने टायर्ड वो और मैं हो चुके हैं कि हमें चाय पी कर फिर हम अगले इंटरव्यू की तरफ चलेंगे। दूध लेंगे या शक्कर भी देंगे? दूध। आपके कुछ कुलीग बाकी रह गए, बाकी सबके सब मेरा ख्याल जा चुके हैं। चलिए दूध डालूंगी थोड़ा सा। मैं आज कोई चीज़ आप रिपोर्ट नहीं करूँगी।
अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, वालेकुम सलाम अजरा। कैसी हैं आप? ठीक है, Thank you very खैरियत much, से हैं जी हुमैरा। आज हमने आपसे स्पेशल टाइम लिया है, जी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत सारे ऐसे टिकटॉक के लोग हैं जिन्होंने मुझे बेतहाशा आपके लिए, खास तौर पे आपके लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए। वो यहाँ पे कनाडा में एज ए वर्क परमिट, एज ए स्टूडेंट वीजा आना चाहते हैं। जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं विजिटर वीजे पे, और वो अपने वीजे को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं जी। वर्क परमिट पे। तो अब आप मुझे वन बाय वन करके सारा समझाएंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट वीजा के लिए, सेकंड हमें वर्क परमिट के लिए, थर्ड ये कि जो आ चुके हैं क्या हम उनका वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सारी चीजें आप हमें समझाएंगी और वन बाय वन आप प्लीज हमें समझाइए। चूंकि एक तो मेरे जितने भी टिकटॉक के लोग थे आज आपको बहुत लाइक करते हैं और हम पे ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, तो मैं आपसे कहूंगी कि कैरी ऑन कीजिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अजरा, आपको तो पता है मेरा नाम हुमैरा खान है। आई बीन डूइंग दिस, आई एम एन इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिशनर एंड मेरी एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात पूछी है क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। वन ऑफ माय स्पेशलिटी इज दिस टू गेट कन्वर्ट अ विजिटर वीज़ा और कोई जो यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे होते हैं उसको स्टडी परमिट में या वर्क परमिट में। तो दैट्स व्हाट माय स्पेशलिटी इज। और स्पेशली आई वर्क विद लॉट ऑफ फैमिलीज। जो फैमिलीज होते हैं और उसमें थोड़ा सा ये होता है कि देन वी कैन असेस उनके साथ वर्क करना आसान होता है। मैं आपको थोड़ा सा लिख कर समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। सो फॉर एग्जाम्पल अब हम सिनेरियो लेंगे कि जो कोई यहाँ कनाडा में नहीं रहते, आउटसाइड में है और कोई फॉर एग्जाम्पल दुबई में है या सऊदी अरेबिया में, कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है। क्योंकि मैं इसलिए वहाँ का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि वहाँ पर ये होता है कि लोग यूजुअली आफ्टर हाई स्कूल बच्चों को बाहर भेजा के पढ़ाना चाहते हैं। उनका इंस्पिरेशन यही होता है कि वहाँ से मूव होकर जाके पढ़ाएं। तो हमने ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन ये फाइंड किया है एंड आई हैव टेस्टिमोनियल्स, एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्टिमोनियल्स दैट वी कैन प्रोवाइड दैट के जिसके 2-4 बच्चे होते हैं और वो पढ़ने की एज में होते हैं, अंडर 18 होते हैं। तो उन्हें क्या कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल देयर इज लेट्स से family of 5 people. So we have the primary applicant, whoever it is, and then we have then we have the spouse, and then we have the children. So let's say child 1, 2, etc. right? 3, 4, whatever it is. So हम ये कर सकते हैं कि अब हम ये सिनेरियो में ये सबसे बेस्ट चीज़ ये हो सकती है कि हम असेस करेंगे इनकी प्रोफाइल को। असेस कर जैसा कि हम या जो भी हस्बैंड या वाइफ जिसको भी जो भी थोड़ा सा वीक रहेंगे, जो हाई अर्निंग है, जिसके पास हाई एक्सपीरियंस है जॉब कमाने का, हम उनको स्पाउस पे रखेंगे। और जो पर्सन जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनको क्या कर सकते हैं कि उनको स्टडी पाथ पे ला सकते हैं। तो स्टडी पे लाने के लिए उनके पास स्टडी बेस पे आप ले आते हैं या स्टडी पाथ पे आप ले आते हैं, लेकिन उनके पास कितनी एजुकेशन हो कि वो यहाँ पे कई सबसे बड़ी मजे की बात ये है आपको सिर्फ हाई स्कूल पास होना चाहिए। ओके हाई स्कूल, चाहे उसमें हस्बैंड है या उसमें वाइफ है जी। हाई स्कूल पास होना चाहिए आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। जो हाई स्कूल कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर कनाडा में इज ग्रेड 12। So if it's like back home in Pakistan or India, कोई ऐसे countries में से है, so it'll be like intermediate. So you have to do 10+2. So वो जब आपके पास डिप्लोमा होगा, so you consider high school pass. और आपकी language proficiency भी उतनी high होने की जरूरत नहीं है। So if you know little bit, चला हुआ आपके पास English है, so that's perfectly okay. तो हम उनको लेकर क्या करेंगे, उनको assess कराएंगे यहाँ पर। अगर थोड़ी सी आप उनको यहाँ पे बुलाएंगे किस बेस पे? वो आ सकते हैं, विजिटर पे आ सकते हैं। अच्छा, वो विजिटर पे आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री, अगर वो सेटल्ड है अच्छा दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतार में, पाकिस्तान में, इंडिया में, एनीवेयर जिधर भी है वो अच्छे सेटल्ड हैं, वो खुद देख सकते हैं कि अगर उनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग टाइज है वहाँ पर, फॉर श्योर वो लोग विजिटर वीजा पे आ सकते हैं। और आप उनके लिए एज ए विजिटर वीजा मतलब उनकी हेल्प करेंगे? एब्सोल्युटली। हम लोग पूरा we do end to end. We start that application because then we take it all further. और कनाडा में इलीगल नहीं है डुअल इंटेंट रखना। आप कोई इलीगल चीज़ नहीं है, आप कनाडा में आ रहे हैं और आप ख्वाहिश रखते हैं यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेना, तो आपका कोई इलीगल चीज़ नहीं है। आप जो जिस
चीज पर आप अप्लाई कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू फुलफिल दोस रिक्वायरमेंट्स, दैट्स ऑल. सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीजा, यू कम हियर एज अ विजिटर एंड यू गेट अ विजिटर वीजा, दैट्स फाइन. अच्छा, जब वो यहाँ पे विजिटर आ जाएंगे तो फिर वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, एडमिशन ले सकते हैं इनसाइड द कंट्री से. अच्छा, तो उसके लिए उन्हें फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अच्छी अमाउंट फीस में देनी पड़ेगी? फीस तो देनी पड़ेगी, और फीस अच्छा. का ऐसा होता है कि it varies between, let's say, 11,000 to 15,000 approximately, or 17,000 per year, depending on the course. Achha. And we recommend to take 2 years course. We recommend that. That is because then you get another additional 3 years open work permit. Okay. So ये जो फैमिली पे हम जाते हैं, जैसा कि हमने एक स्पाउस को प्राइमरी एप्लीकेंट को स्टडी पे डाल दिया है, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंट स्पाउस होगा वो ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा उनको. ओके. ओके, सो इनके पास ओपन वर्क परमिट है, वर्क परमिट है. आई एम गेटिंग नर्वस. ओके, नो प्रॉब्लम. ओपन वर्क परमिट है, और ये बच्चे फ्री स्कूल में जा सकते हैं. ओके, मतलब इनकी कोई फीस नहीं होगी, ये स्कूल में पढ़ेंगे? या बच्चे फ्री जाएंगे स्कूल में. अच्छा, जितना अरसा वो उनकी स्पाउस जो है वो स्टडी कर रहा है. एग्जैक्टली, जब तक वो Okay. कर रहे हैं. और एक स्पाउस के पास ओपन वर्क परमिट है, तो यहाँ वो पर ये job स्पाउस कर कमा सकता रहे है. हैं. The only expense you have this person studying. ओके. So this person, based on this application, you have this. और ये कितने अरसे का डिप्लोमा या So कोर्स हम लेगा? प्रेफर करते हैं कि 2 years का करेंगे. ये 2 इयर्स का 2 years का अच्छा. करेंगे आप. अब ये कंप्लीट 2 years का करेंगे तो आपको फिर जाके 3 years का वर्क परमिट मिल वर्क जाएगा. परमिट मिलता है, ओपन वर्क परमिट. तो फिर Okay. ये सेम एक्सटेंड होगा दोनों 3 years 3 का. साल पे और हो जाएंगे. तो आपको टोटल आपको मिल रहा है कि 5 साल. 5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है आपको. Okay. सो उसमें ये अच्छी बात ये है कि फिर आपको यू आर गुड टू स्टे इन कनाडा ऑन ए लीगल स्टेटस फॉर 5 years. Okay. विद इन दैट 5 years हम फिगर आउट कर लेंगे कि लेकिन इंशाल्लाह ये यानी इन्होंने टैक्स वगैरह 3 साल काम किया स्पाउस ने, और yes. तो ये परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, तो फिर वो दैट्स अनदर असेसमेंट ऑब्वियसली दैट हैज डिफरेंट एलिजिबल क्राइटेरिया. तो उस टाइम पर हम उसको असेस करके जो लॉज को दिमाग में रखते हुए उस टाइम के लॉज को देन वी कैन इट्स इजीली लाइक डूएबल. यू कैन गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी. ठीक है, ये तो हो गया विजिटर के लिए. विजिटर के लिए. जी. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने कनाडा में विजिट करने आना है पहले जी. तो उसको अपने होम कंट्री में क्या क्या चीजें उनके पास होनी चाहिए कि वो एलिजिबल होंगे कि उनको वीजा मिल जाएगा? सो मेन क्राइटेरिया इज आप जब आप कनाडा में पर्पस है आपका विजिट करने आने का पर्पस है. हाँ. सो फॉर दैट पर्पस you just what you have to show is that आप एंड ऑफ द विजिट पे आप वापस जाने वाले हैं अपने घर. यही दिखाना है आपको. मेन क्राइटेरिया तो वही होता है कि इनका यही असेसमेंट होता है क्राइटेरिया के आप यहाँ पर आएंगे, इनकी कंट्री में आप पैसे स्पेंड करेंगे, इनकी इकोनॉमी को पूछ देंगे, यहाँ वो होटल में ठहरेंगे, खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, वापस चले जाएंगे. दैट्स द मेन गोल ऑफ दैट पर्पस ऑफ दैट वीजा. सो फॉर दैट इफ यू फुलफिल दोस, इफ यू शो स्ट्रॉन्गर टाइज, आपके जो भी कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ पर आपके स्ट्रॉन्गर टाइज होना चाहिए. जैसा कि आपका मकान है, आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके प्रॉपर्टीज का इवैल्यूएशन है, आपके नेट वर्थ रिपोर्ट लगाए साथ में, आपका जॉब है, आपके जॉब से लीव ले रहे हैं आप, आपकी पे है, और आपके जितने भी टाइज हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप आपके जितने भी कम्युनिटी टाइज है, इफ यू डूइंग एनी कम्युनिटी वर्क, आप कोई क्लब्स के मेंबरशिप्स रखते हैं, जितनी भी हो सकती है आप उस कंट्री से अपने टाइज दिखाएं. जैसा कि अपने माँ बाप है तो उनका टाइज कैसे एफिडेविट दें, उनका एफिडेविट्स दे सकते हैं. और फिर जैसा कि मैंने बताया कि वो नेट वर्थ रिपोर्ट लगा सकते हैं उनकी फाइनेंशियल. और फिर अगर जॉब है, जॉब लेटर लगाएं आपका. अगर आप लीव लेकर आ रहे हैं, लीव एंड एन आइटिनरी टू. और फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हो, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए 5 लोगों के लिए? वो दैट डिपेंड्स राइट. अगर आप जितने स्ट्रॉन्गर दिखाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ से भी आ रहे हैं आप, किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, आप वहाँ पर के टाइज दिखाएं कि आप काफी सेटल्ड है, ताकि आप रातों रात छोड़कर यहाँ पर रह नहीं जा सकते आप. एज लॉन्ग एज यू डेमोन्स्ट्रेट दैट एंड योर रियली पर्पस इज टू कम एंड देन आप वापस आओगे, लेकिन फिर आपका स्पाउस आके एडमिशन ले लेता है तो देन आप एलिजिबल हो, यहाँ रुक सकते हो. हाँ, वो ले सकते. यहाँ पे अगर किसी का कोई नहीं मिलने वाला, जैसे कि लोग कहते हैं जी, कहते हैं आपका कोई वहाँ पे रिश्तेदार होना चाहिए, कोई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो देन वो यहाँ पे होटल वगैरह बुक करवा लें. बिल्कुल, होटल वगैरह बुक करा सकते हैं आप. पूरी आइटिनरी आपकी सेट कर सकते हैं, ट्रैवल आइटिनरी. हाँ जी. आज जैसा कि आपके जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो फिर आप कैसा जाएंगे, आपकी होटल की बुकिंग कहाँ है, सो देन यू जस्ट हैव दैट एंड आइटिनरी वगैरह. चलिए, इस टॉपिक को हम स्टॉप करते हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे. कोई विजिटर वीजे पे यहाँ आ चुका है, अब वो चाहता है मेरा वर्क परमिट हो जाए, तो आप
वो करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, उसका क्या क्राइटेरिया उसका होगा? क्राइटेरिया ये है कि डिपेंड्स ऑन लाइक उनका कुछ खुद का प्रोफेशन क्या है, राइट? सो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर, बी माइंडफुल ऑफ दैट, और उनका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, वो क्या स्किल ऑफर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू लोकेट द एम्प्लॉयर हु इज विलिंग टू स्पॉन्सर देम फॉर, इफ इट्स एन LMIA बेस्ड वर्क परमिट, देन इट कैन तो बी वो दैट। आराम से मिल जाता है ऐसा कुछ कि कोशिश करनी पड़ती है? कोशिश करनी पड़ती है, उसके एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं। लाइक आई सेड, दैट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बिकॉज उसमें आपको फिर उसके एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है सर्टन चीज़ें, और फिर जो आपके स्किल सेट है, जैसा आप IT के है, देयर इज अ हाई डिमांड इन सर्टन ITs इन सर्टन प्रोविंसेस, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टन एरियाज ऑफ कनाडा दैट रिक्वायर्स लेबर वर्क, राइट? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो उसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर सर्टन फील्ड्स जो आपके पास स्किल सेट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल, सो यू रियली नीड टू assess the profile of the person individual and then move forward with that. ओके, एंड अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, और थर्ड पार्ट में बहुत सारे मुझे टिकटॉक के ऊपर मैसेजेस आए हैं, और आपको मैंने दिखाया है कोई 3 लाख के करीब तो मेरे व्यूज हुए हैं, और मुझे कोई 4-5 हजार मैसेज जो मैं पढ़ नहीं सकी इस वजह से कि टाइम नहीं था, और उतनी साथ कॉल भी आ रही थी। कॉल लेंगे, मैसेज का आंसर करें ना। अब वो लोग आना चाहते हैं कनाडा में वर्क करने के लिए, चूंकि अब कनाडा के जो मार्केट सुनी है, जी। अब आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि मार्केट अब वर्कर को मांग कर रही है, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि वर्कर कैसे आए? मैंने जिस पिछले बताया है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ऑन देयर क्राइटेरिया, वो उनका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, एंड देन अच्छा, जो वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करेगा उसकी एजुकेशन होनी मस्ट है, या कुछ नहीं आता, लेबर है, फ्री में है? वो लेबर, अगर आप लेबर basically for any economic streams you must have as minimum as like a grade 12. तो हमने जिस टाइम पे लास्ट टाइम पे जो बात किए थे, हाँ, जो लास्ट टाइम पे हम बात किए थे, वो तो लास्ट इंटरव्यू में लाइक बेसिक लेबर जॉब्स के लिए बात कर रहे थे, जैसा कि फूड अटेंडेंट है, डिश वॉशर्स है, छोटे छोटे जॉब्स और जॉब्स के लिए बात कर रहे थे। उसमें भी आपको कम से कम ग्रेड 12 होना चाहिए, प्लस you need to have some sort of language assessment, I mean language proficiency. तो आपका language assessment test होना चाहिए, whether be IELTS या CELPIP करा ले। CELPIP तो more Canadian based है, but outside से more IELTS करते हैं। जो भी लेबर आएगा वहाँ से उनको ये IELTS मस्ट करना होगा? उनको लैंग्वेज थोड़ी, अगर लेबर बेस पे आ रहे हैं आप, तो आपको तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज, गोरों के पास आना है तो यहाँ पर काम कर, आप यहाँ पर काम करना है, यहाँ तो इंग्लिश में या फ्रेंच में आपको बात करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और जिनको नहीं आता इंग्लिश नहीं आती, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं आ सकते ना, तो सीखें और फिर आए ना। वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन हमें पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर भी मुश्किल है ना। हम we can assess the profiles, like I said to you earlier, we can assess those profiles, फिर हम उसको देखकर फिर हम लॉ देखेंगे, देखकर उसमें क्या हो सकता है। Like I said to you earlier, there's like 52 streams, there's more than 52, and then there's more public policies, और region specific होते हैं बास लोग। और इसमें वर्क परमिट पे आने के लिए कोई एज लिमिट भी है? एक्चुअली यस, एक्सपीरियंस भी होना पड़ता है आपको। जैसे बहुत सारे मिस सुमेरा मुझे फोन आते हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर और ड्राइविंग की ज्यादा जॉब है, उनके पास कोई मशीनरी की उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो 10-10, 20-20 साल से ट्रक ड्राइवर है, ट्रेलर चला रहे हैं, कंपनीज में इस तरह के काम करें, तो उनके लिए आप क्या समझते? वो तो कहते हैं जी वहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है ट्रक का, हमें आगे ड्राइविंग में जॉब मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है? मगर यहाँ पर आपको भी बताएं, यहाँ का खुद का अपना लाइसेंसिंग होती है। हाँ, वो तो आगे यहाँ टेस्ट देना पड़ता है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर आके आपके लाइसेंसिंग ऑब्लिगेशंस रहेंगे, आपको यहाँ के लाइसेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कवर नहीं होगी आपका लाइसेंस नहीं रहा तो ये तो आपका एक्सपीरियंस उस मुल्क में है, यहाँ तो नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ दिस लैंड, तो उस हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंसिंग के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंग्लिश या फ्रेंच ले सकते हैं। बड़ा मुश्किल है, कनाडा का वीजा लेना आसान होगा शायद, लाइसेंस लेना मुश्किल है, तो बहुत, वो भी है जिसको नहीं आती, जिसको नहीं आती है तो that's another thing. Then फिर हम आपको जैसा ये बात करें, अगर इसमें ये ले लें आप, इसके अंदर स्पाउस ट्रक ड्राइवर है, देन उनको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन जो अगर वर्क परमिट के लेके यहाँ पे आता है तो वो अपने बीवी बच्चों को या बीवी अपने हस्बैंड और बच्चों को ला सकती है, आराम से आ सकते हैं, लेकिन उनको अपने फिर उस तरह की बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में दिखानी होगी। वो यहाँ पर आपको सेटलमेंट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, विजिटर पे आ रहे हैं तो डिफरेंट सिनेरियो है,
स्टूडेंट पे आ रहे हैं तो डिफरेंट सिनेरियो है. सो इट हैज एवरी स्ट्रीम और एवरी जो आप अप्लाई करते हैं प्रोग्राम, इसके ओन अपना एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, वो मीट करना पड़ता है. बट ऑल टू ऑल से दैट कनाडा को आने के आप ख्वाहिश रखते हैं तो आपके पास उस हिसाब से सफिशिएंट फंड्स भी होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, राइट? और मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स में यू हैव सेटलमेंट फंड्स टू बेस्ड ऑन द फैमिली यूनिट. आप कितने लोग आ रहे हैं. हाँ. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ माय हेड आई एम जस्ट गोइंग टू कोट एनी अमाउंट, प्लीज डोंट होल्ड मी ऑन दैट बिकॉज एवरी ईयर इट डिफर्स और रीजन टू रीजन और स्ट्रीम टू स्ट्रीम थोड़ा सा डिफर होता है. बट प्राइमरली अंदाजन एक बंदे के बैंक में कितने पैसे और कितने टाइम से होने चाहिए और कितने एक सिंगल पर्सन का फैमिली का कितना होना चाहिए? अभी जो है सो अभी जो सेटलमेंट फंड्स है, सेटलमेंट फंड्स बात कर रही हूँ मैं, सेटलमेंट फंड्स है सो अभी आई बिलीव इट्स 11,000 क्लोज टू 500 per person, एक बंदे का. बट एज द फैमिली यूनिट्स ग्रोस इट डजंट मल्टीप्लाई, इट जस्ट ग्रोस ग्रेजुअली. सो इट गोस अप बाय 5,000. अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ आई थिंक इट्स अबाउट 16,000-17,000. आई जस्ट नीड टू रिफर कैनेडियन डॉलर. और अगर 7 बच्चे हैं तो फिर वो एडिशनल होगा वो. तो सेटलमेंट फंड्स, सेटलमेंट का मतलब आप जब कनाडा आएंगे आपको कनाडा में रहने के लिए आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपको यहाँ के गर्म कपड़े चाहिए, यहाँ की चीजें चाहिए, तो पूरा सेटलमेंट, दैट्स द टर्म सेटलमेंट के लिए वो पैसे चाहिए आपको यहाँ सेटलमेंट होने के लिए. वो आपको वीजे के टाइम पे अपनी स्टेटमेंट दिखानी है ना? बिल्कुल. तो कितने टाइम की होनी चाहिए? 6 months. We prefer the 6 months. We show that you demonstrate that you have that money and then you have access to that money. It's been readily available. जब आप वीजा अप्लाई करें तो आपके बैंक में उतनी पड़ी होनी चाहिए. अब आते हैं हम स्टूडेंट की तरफ. जी ओके ठीक है. अब आप मुझे बताएं कि किस किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्टूडेंट को आप एडमिशन दिलवा सकती हैं और एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी स्टेटमेंट कितनी होगी और सब कुछ ये बताइए प्लीज. So for the student stream, so I'll talk about my services. I have another company called Logic Academic Services, other than Stansted Immigration. लॉजिक का आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो आपकी कंपनी का नाम है. जी, मेरी कंपनी का नाम है Logic Academic Services. वो स्टूडेंट रिक्रूटिंग फर्म है. Stansted Immigration is the one that provides different है वो जो इमिग्रेशन स्ट्रीम्स, इमिग्रेशन पाथवेज हम लोग ठीक है. आपकी दो कंपनी है, दोनों कंपनियों का डिफरेंट नाम आपने रखा है. तो लॉजिक में हम लोग ये करते हैं कि so we have people usually we have 2 types of services that we provide. एक तो ये होता है कि बास लोग बहुत they're very specific, उनको कुछ certain कोर्सेज करना होता है कनाडा में और बास बहुत कंपेरेटिव कोर्सेज करना पड़ता है. उन हालात में वो हमें हायर कर लेते हैं एज देयर रिप्रेजेंटेटिव. सो हम स्कैन कर उनको फिर वो करते हैं कि मालूम करते हैं कि सो हम उनको क्या करते हैं उनके लिए whatever, let's say somebody wants to get into, I'm just saying that med school in Canada it's very very hard, but I'm going to use another profession. कोई अच्छा प्रोफेशन में करना चाह रहे हैं यहाँ पर तो हमें हायर करते हैं. हमें क्रॉस कनाडा स्कैन कर जो बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें एडमिशन लेने की उनको दिलाने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस. अब अगर हाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी ख्वाहिश रखते हैं तो ये तो अगर उनकी ख्वाहिश कोई स्पेसिफिक फील्ड में पढ़ना है तो सो दे विल पे फॉर आवर सर्विसेज. हम उनको चार्ज करेंगे हमारे सर्विसेज के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले हमको पे नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ वेरी कंपैटिटिव प्रोग्राम. सो दैट्स व्हाट वन वे. द अदर वे इज दैट वी हैव टाई अप विद लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हियर, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशंस, एंड दे आर ऑल DLI approved. सो उनके पास DLI होती है जो उनके पास लाइसेंसिंग होती है जो आपको पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वगैरह मिल सकता है. सो उसमें एडमिशन जब हम दिलाते हैं सो द स्टूडेंट डोंट हैव टू पे अस एनीथिंग अदर देन आवर सर्विसेज फीस फॉर स्टडी परमिट एंड अदर जो होता है. सो we get commission from the universities or the colleges. So that's what it is. For that we have everything, all kinds of. So हम जो students को assess करते हैं, we do a small interview with them to see what they want to study and where they want to study. Based on that we just try to find a program for them that matches their उनका जो GPA होता है. कितना होना चाहिए GPA कितना? I'm not going to quote that because then फिर बाज़ लोग डिस्करेज हो जाएंगे, बाज़ लोग इनकरेज हो जाएंगे. सो आई डोंट वांट टू से दैट. जब हम क्लाइंट को लेते हैं तो उनका GPA लेकर उसके हिसाब से हमारे पास पूरी एक ग्रिड बनी है. हमारा एक पूरा पोर्टल है, सिस्टम है, उसमें सिस्टम में हम उनके पूरे क्रेडेंशियल्स डालकर देन वी कम अप विद दैट दिस इज द ऑप्शंस. आपके लिए ये ऑप्शंस है, फिर हम उनको ये ऑप्शंस देते हैं. वो आ सकते हैं. आइल्स के कितने बैंड होने चाहिए? सो मैं I'll go step by step. So for student coming up from outside, these are the criteria. अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से आना जरूरी नहीं है. If you're Indian or Pakistani nationals, if you hold a passport, so there is a system called SDS. So वो SDS.
वो अच्छा। फास्ट ट्रैक सिस्टम है, जल्दी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, तो उसके अंदर आपको जल्दी से कार्रवाई होती है आपकी, लाइक द एप्लीकेशन प्रोसेस इज मच मोर फास्टर। उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? पहले आपको एडमिशन चाहिए यहाँ की DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में। सेकंड ये है कि आपको IELTS मिनिमम 6 in each competency. Okay. Each competency minimum 6 लर्निंग, bands. स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। Reading, yeah. Okay. चारों में भी आपको 6 बैंड 6 बैंड चाहिए across the board. You have to put in GIC में $10,000. Okay. Again, that's something like the settlement funds. हाँ. We call it here. जब आते हैं वो तो उनके expenses होते हैं यहाँ पर रहने के लिए. You have to pay 1 year of tuition fees in advance from your home country before prior. पहले पे करके फिर पहले यहाँ पे करके पहुंचे। आपको पहुंचे नहीं, वीजा अप्लाई करने के अच्छा, लिए। वीजा अप्लाई करना जी है। जी, Okay. वीजा अप्लाई करने के लिए आपको वो करना पड़ता है। सो आई सेड दैट IELTS एंड देन एडमिशन चाहिए आपको, पहले IELTS चाहिए आपको 6 बैंड्स, यू हैव टू पे दिस 6 GIC $10,000 वो करना चाहिए आपको, और फिर हमने लास्ट क्या बोला, ट्यूशन फीस पे करना ट्यूशन है, फीस ट्यूशन फीस पे करना है। जी। तो ये 4 क्राइटेरियाज आपको मीट करना है। और ये स्टूडेंट फिर जो अपना 1 साल के सपोज कोर्स में आए, 2 साल के कोर्स में आए, उसके बाद ये एक्सटेंड करवा सकता है हाँ जी, अपनी करा स्टडी सकते को हैं। आगे चलता Yes, चला करा सकते हैं, जाए। yeah, और फिर जब absolutely. इसकी स्टडी खत्म हो जाए तो फिर ये वर्क परमिट पे आ सकता है। या सो नॉर्मली ये होता है कि जो मोस्ट ऑफ द DLIs में, फिर हम वो भी देखकर स्टूडेंट को बताते हैं, सम इंस्टीट्यूशंस में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलता है सर्टेन प्रोविंसेस में, सॉरी शट ऑफ कर दिया उसको। सो सर्टेन इंस्टीट्यूशन से मिलता है। सो जब हम असेस कर स्टूडेंट को लाते हैं तो वी जस्ट लेट देम नो किस इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, किस इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। वो आप सजेशन दे देंगे उनको कि भी इधर आ जाओ, उधर तो आ जाओ। मोस्ट ऑफ the rule of the thumb is this: if you're studying for anything less than 2 years, the amount of this your study is basically that's the amount of period of post graduation work permit you get. तो उतना टाइम आप यहाँ रहकर आप अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, ओपन वर्क परमिट होता है वो, आप काम कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आप 2 years एंड ओवर स्टडी करते हैं तो आपको 3 years का ऑटोमेटिकली पोस्ट मिल जाता ग्रेजुएशन है। वर्क परमिट मिलता है। Okay. तो आप 3 साल तक यहाँ रह सकते हैं और रहकर आप वो कर सकते हैं, और ये एक्सटेंड नहीं होता है, ये किसी भी हाल में एक्सटेंड नहीं नहीं होता होता। है। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ता है? इन्हें वापस जाना पड़ता है? हाँ, अगर आप उस दौरान आप परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे वगैरह कुछ फिगर आउट नहीं करें तो हाँ, बट 99.9% लोग figure out कर लेते हैं, I mean, student कर लेते when they come to us because we have immigration as well, so we already automatically put them on a pathway. जब उनका जब first year ही वर्क खत्म होता है, so we get them on the express entry and then on the way to permanent residency. ओके। मतलब कनाडा आने का लोगों का जो ख्वाब है वो पूरा ये कर सकते हैं अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चले। Through proper channel. Basically हर किस्म का हर there's many streams, like I said many times, that's what I say. It's not like paint, take a paint brush लेकर हर एक कोई एक पेंट करते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना प्रोफाइल का एक वो होता है, एसेट होता है। जब आप हमें हायर करते हैं, जब हमें असेसमेंट करने के लिए कहते हैं, तो दैट्स व्हाट आवर जॉब इज, टू रियली असेस योर प्रोफाइल। इफ देयर समथिंग लैगिंग, कोई चीज़ आपकी कमी पेशी है, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप ऐसा करें तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव IELTS फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी है, तो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, हेल्प करेंगे, उन्हें बताएंगे उन्हें कि आप जाएं, आप ये करें, उसके बाद में आप इतने अरसे के बाद में आप एलिजिबल होते हैं। तो एक पूरा अगर आप प्रॉपर तरीके से लेके चले तो फॉर श्योर यू एलिजिबल हो सकते हैं आप। अगर और अगर किसी का वीजा किसी वजह से भी रिजेक्ट हो गया जी, तो उसके पास क्या चांस होते हैं कि वो दोबारा वीजा अप्लाई करे, और कितने टाइम के बाद वो दोबारा कर सकता है? so there is no, as per the law there is no time limit. So first thing आप फौरी दोबारा कर सकते हैं? फौरी दोबारा कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी माइंडफुल। आपको रियली बैठकर स्टडी करना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया। देयर मस्ट बी अ रीजन। नॉर्मली आपको ये लिख कर देते हैं कि आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बट दोज आर द थिंग्स दैट दे नॉर्मली टेम्पलेट होती हैं देते हैं, बट वी हैव टू स्टडी द बिहाइंड द नोट्स, असेसमेंट नोट्स, क्योंकि कैसा असेसमेंट होता है ये प्रोफाइल, दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स वन ऑफ द। अगर किसी का किसी दूसरे मुल्क में, जैसे किसी भी मुल्क में उसका वीजा रिजेक्ट हो गया, क्या वो फाइल आपको भिजवा सकता है यहाँ पे कि आप उसकी स्टडी करें और करके दोबारा से आप उसको? कैनेडियन वीजा रिजेक्ट हुआ बोल रहे हैं आप?
कैनेडियन हाँ, वीजा। हाँ, तो कैनेडियन वीजा तो कैनेडियन वीजा ही है, राइट। आप किसी भी मुल्क से अप्लाई करें, सो दैट डजंट रियली मैटर। आपकी फाइल जैसे सपोज मुझे किसी ने फोन किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हमने वीजा अप्लाई किया था, बड़े खाते पीते सॉलिड थे, सब कुछ थे, लेकिन हमारा वीजा रिजेक्ट इस बेस पे हो गया कि आपने वापस नहीं जाना, रीजन ये बताइए। मैं तो वो तो अब वो अगर आपको फाइल भेजें और आपकी सर्विसेज भी आपको पे करें, तो क्या आप उनके लिए दोबारा से वर्क कर सकते हैं? तो पहले हम तो स्टडी करते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ है, सो हमको पूरे नोट्स मिलते हैं कि क्यों ऑफिसर ने कैसा असेसमेंट किया था उसका और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, इसमें नोट्स लिखे होते हैं उसमें। हम वो नोट्स स्टडी कर देन दोबारा एप्लीकेशन डालने से पहले वी विल ट्राई टू ओवरकम दोस, तो जो कमी रहती है उसको ओवरकम कर लेकर आगे चढ़ते हैं। और फिर उसके बाद एक होता है हमारे टीम मेंबर है जो जुडिशनल रिव्यूज होते हैं, तो वो जुडिशनल जो लायर आपके दूसरे लायर हैं, बिल्कुल जी, हाँ जी, तो वो जुडिशनल रिव्यू भी करा सकते हैं if you're adamant about it, so that we have those services as well. तो मैं अपने सारे सुनने वालों से ये जरूर बताऊंगी कि हुमैरा के पास एक पूरी टीम है लायर की, जो मैं जानती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैम। तो आपके पास एक पूरी टीम है जो हर पार्ट को अलग से, लेकिन वो हर वकील जो है वो अपनी सर्विस चार्ज करता है। बिल्कुल, सो हर कोई अपने इसमें एक्सपर्ट है, एक फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे मैंने बताया कि ये सिनेरियो में मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरी लाइक एक्सपर्टीज है, आई टेक केयर ऑफ दैट, बट आई डू हैव ए very very complete team of people that और आप स्टूडेंट वीजा के लिए भी 99% रिजल्ट दे रही हैं। बिल्कुल, आप उनका वीजा भी एडमिशन करवा रही हैं और फिर वीजा के लिए काम कर रही हैं। और अब थर्ड टाइम पे हम आते हैं कि जो आप वर्क परमिट के लिए भी काम कर रही हैं इस टाइम, और आप देख रही हैं कि कौन कहाँ पे फिट आता है नहीं आता, तो उसके लिए हम अगला हल कौन सा ढूंढ सकते हैं। ये जो मैंने तो बहुत शुक्रिया। कुछ और बताना चाहें तो? आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत लंबी हो गई। चले जी, बहुत शुक्रिया आपको, और उम्मीद करते हैं जल्दी हमारे जो सुनने वाले सारे हैं वो आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह फिर अगली मीटिंग होगी। खुदा हाफिज़ जी। ये तो हम मिस हुमैरा के मीटिंग रूम में है, ये है इनका मीटिंग रूम, छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा। और यहाँ पे इन्होंने मुझे पूरी एक ट्रेनिंग भी दी है, क्योंकि मैं आजकल इनसे बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। तो आज हमने फैमिली के बारे में सीखा है, फैमिली विजिट वीज़ा, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करवाने के लिए कि आप किस तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे जितने भी हैं, आइए, एक स्पाउस पढ़े और एक जो है वो अपनी जॉब करे। तो ये इनका ऑफिस का बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जनाब, ये है इनका ऑफिस, देखिए किस कदर प्यारा है। चूँकि छुट्टी हो चुकी है, अभी सब लोग जा चुके हैं, और इनका एक और मीटिंग रूम भी है। चलिए मैं वो भी मैं वो भी दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे जब कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी होती है तो फिर ये मिस हुमैरा इसको यूज़ करती है। बहुत ज़बरदस्त। मैं तो आई हूँ तो यहाँ पे बहुत खुश हुई, और मुझे इन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत रिस्पेक्ट दी, मुझे पूरी ट्रेनिंग दी, और अब हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने इनसे एक बात यही की थी कि मिस हुमैरा, जब लोग हमें टच करते हैं तो उनके दिल में बहुत सारा डर है कि हम अगर इनके साथ चलें तो हमें वीज़ा मिले ना मिले, क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी इस पर हम स्ट्रेटजी निकालते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं करती कि वीज़ा डन पे होगा, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को वीज़ा दिलाएं, यहाँ पहुँचाएं, और यहाँ पहुँचने के बाद भी आपके साथ रहते हैं। तो चलें गाइस, अभी छुट्टी हो चुकी है, सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ हम लोग हैं जो मीटिंग कर रहे थे, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये जी मिस हुमैरा का ऑफिस है, और अब हम जा रहे हैं। छुट्टी हो चुकी है, ऑफिस सारा ख़त्म है। इन्होंने बस मुझे टाइम देने के लिए, मेरे से मीटिंग करने के लिए मुझे बुलाया था। तो बहुत देर मीटिंग हुई, बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा, बहुत सारी ट्रेनिंग ली मैंने इनसे, और अब मैं जा रही हूँ। सर्विस कैनेडा का ऑफिस भी इनके ऑफिस के नीचे ही है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत व्यू है, बड़े मज़े का व्यू है। और ओके बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा ज़बरदस्त आज मैंने आपसे सीखा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।